नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबरें सही हैं, कौन सी महज अफवाह हैं। इसके अलावा हम आपके लिए देश और दुनिया के टॉप डॉक्टर्स और विशेषज्ञों की राय लेकर आते हैं। आज चर्चा करने वाले हैं बच्चों के बारे में। बच्चों को लेकर हमारी चिंता जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा रहती है। तीसरी वेव को लेकर के हालांकि अब ये कह दिया गया है कि बच्चों पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी बच्चों को किस तरीके से संभाला जाए और अगर उन्हें कोरोना हो जाए, इसको लेकर के चिंता रहती है। ऐसे में बच्चों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है कोरोना को लेकर। बच्चों को रेमडेसिविर, ये दवा जिसकी खूब सुर्खियां जिसने बटोरी थी, इसको देने के लिए सख्त मनाही की गई है। साथ ही ये कहा गया है कि अगर बिना लक्षण के हैं या फिर हल्के लक्षण हैं, यानी कि माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो उनको स्टेरॉइड नहीं दिया जाना चाहिए। बच्चों पर इसके असर को लेकर चिंताएं हैं, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। गंभीर लक्षण में अस्पताल की निगरानी में ही स्टेरॉइड्स दिए जाने चाहिए। ऐसे लापरवाही किसी भी तरीके की बच्चों के साथ नहीं की जानी चाहिए। चलिए, इस पर चर्चा करने के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे डॉक्टर का, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सरमन सिंह हमारे साथ हैं, जो कि डायरेक्टर हैं एम्स भोपाल के, सीनियर वायरोलॉजिस्ट भी हैं। शुक्रिया आपका डॉक्टर सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। बच्चों को जब कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है और अगर उसके लक्षण आने लग जाते हैं, तो क्या पहले इसको लेकर कोई गाइडलाइंस थी डॉक्टर? ये पहली बार आई हैं या पहले लोगों को पता था कि प्रोटोकॉल क्या है? देखिए अंजलि जी, ये बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया कि पहले इस तरह की गाइडलाइंस जो अभी जो जिस तरह से बनाई जा रही हैं, और ये काम डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज कर रहे हैं, और वो ऑलमोस्ट एवरी वीक गाइडलाइंस के ऊपर बीसीज करते हैं। जैसे कल भी बीसी थी और आज भी एक बीसी हो रही है। तो उसमें ये बिल्कुल सही है कि पहले कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइंस नहीं थी जिसमें कि सारे एक्सपर्ट्स कंट्री के जुड़ते हों और जुड़ के अपना विचार विमर्श करते हों। तो उसके बाद जो अब जो गाइडलाइंस आ रही हैं, ये सारे कंट्री के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने सब्जेक्ट के, वो आते हैं और बीसी के थ्रू उसमें सारी गाइडलाइन बनाई जाती है। तो ये गाइडलाइन जो अभी इशू हुई हैं, जो आप लोगों को, ये लास्ट टू लास्ट वीक जो गाइडलाइन के विषय में बीसी हुई थी, तो उसमें ये डिसीजन लिया गया है। और जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, रेमडेसिविर तो वैसे भी इनफैक्ट इवन एडल्ट्स में भी बहुत ज्यादा, जिस तरह से उसकी हाइप क्रिएट की गई और हर इंसान को ऐसे लगता था कि रेमडेसिविर ही रामबाण है, ऐसा नहीं था। एंड बच्चों में स्ट्रिक्टली इसलिए मना किया गया है कि इसमें अभी पहली बात तो ये कि बच्चों में कोई अभी इस तरह का ट्रायल भी नहीं था, और इसके कंपेरेटिवली हो सकता है कि एडवांटेज बच्चों में जितने एडल्ट्स में होते थे उतने भी शायद नहीं हो। और इसीलिए ये डिसीजन सारे एक्सपर्ट्स ने मिलकर लिया कि इस समय इससे रेमडेसिविर को बिल्कुल ही बच्चों के लिए एडवाइजरी में इंक्लूड ना किया जाए। जी, डॉक्टर डीके गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि सीएमडी हैं फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा से। शुक्रिया डॉक्टर गुप्ता। बच्चों के लिए ये जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, इसमें दवाइयों की बात तो है ही, लेकिन अहम बात ये भी है कि कहा गया है कि 5 साल से कम के जो बच्चे हैं, 5-6 साल से कम के, उनको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर साहब, 5 से 6 साल के कम उम्र के बच्चों में मास्क अगर आप नहीं पहनेंगे तो उनको फिर कैसे बचाएं, और क्या वजह रही है कि मास्क उनके लिए जरूरी नहीं है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। पहले तो मैं बताना चाहूंगा, ज्यादातर बच्चे एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मींस वो कफिंग स्नीजिंग नहीं करते हैं या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक होते हैं कि सोर थ्रोट है, हल्का सा राइनोरिया हो रहा है। तो नॉर्मली जब तक बच्चा खांसता है, छींकता नहीं है, तो वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं फैलाता है। दूसरी बात है, छोटे बच्चों में, 5 साल से कम बच्चों में अगर हम मास्क लगाते हैं तो उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, कभी कभी CO2 रिटेंशन हो सकता है, तो उसके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नॉर्मली बच्चों को जो केयर टेकर है, साथ में जो माता पिता हैं, उनको जरूर अपने आप को प्रिकॉशन रखना है प्रिवेंशन के लिए। उनको जरूर डबल मास्क लगाना है, N95 मास्क लगाना है। और बच्चों को हम 5 साल से कम को बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज की वजह से, बिकॉज ऑफ मॉनिटरिंग की वजह से हम लोग अलाउ नहीं करते कि उनको मास्क लगाएं। खास करके ऐसे बच्चे जो अस्थमेटिक हैं, जिनको कोई क्रॉनिक लंग डिजीज है, क्रॉनिक हार्ट डिजीज है या कोई कोमॉर्बिडिटी है, उनको तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। जी, डॉक्टर सिंह, दवाइयों के प्रोटोकॉल को लेकर के लगातार बदलाव होते रहते हैं। WHO भी अपनी ट्रायल्स करता रहता है, बदलाव आते हैं, फिर भारत की तरफ से भी गाइडलाइंस जारी की जाती हैं। लेकिन
जो बच्चों को लेकर के स्टेरॉइड की बात कही जा रही है, क्यों जरूरी हो जाता है कि स्टेरॉइड देते वक्त मेडिकल निगरानी बहुत जरूरी हो बच्चों के लिए और सोच समझ के बच्चों को स्टेरॉइड दिया जाए? देखिए, स्टीरॉयड का हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से स्टीरॉयड का मिसयूज, ओवर यूज एंड इनएप्रोप्रिएट यूज जिस तरह से एडल्ट्स में किया गया, तो ये इस समय एडवाइजरी बहुत टाइमली थी और बहुत जरूरी थी कि बच्चों में भी, बिकॉज बच्चों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिस तरह से एडल्ट की होती है उस तरह से बच्चों की और ज्यादा हो जाती है। कि मान लीजिए 10 साल का बच्चा है, अगर हम अपनी एवरेज लाइफ 70 ईयर मान के चले तो 60 ईयर्स तक उसको जो भी ऑर्गन्स हैं उनकी लाइफ होगी। तो स्टीरॉयड जितने जल्दी आप एज में दे देंगे तो उनका नेचुरली, स्टीरॉयड कोई भी जो भी आता है वो लाइफ सेविंग भी होते हैं, बट स्टीरॉयड के अपने दुष्प्रभाव भी होते हैं। तो हर ऑर्गन पे उनका इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स भी डेवलप हो रहे होते हैं, उनका ब्रेन भी बहुत सारी जो चेंजेज आ रहे होते हैं, हार्मोन्स जितनी एंडोक्राइन एपोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो भी डेवलपमेंटल स्टेज में होती हैं। तो स्टीरॉयड अर्ली स्टेज में बहुत जरूरी जब हो बच्चों में तभी देना चाहिए। रैम्पेंट या इंडिस्क्रिमिनेट यूज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और इनफैक्ट बच्चों में तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। एडल्ट्स में भी सोच समझ के ही स्टीरॉयड का इस्तेमाल करना चाहिए, और यही बार बार चाहे एडल्ट्स की गाइडलाइन हो चाहे बच्चों की गाइडलाइंस हो, उनमें दोनों में ये बताया गया है। और इम्यून सिस्टम हमारा इंटैक्ट रहना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे जितने भी स्टीरॉयड्स हैं मजबूरी में जब देने भी पड़ते हैं तो ये वेल नोन फैक्ट है कि हमारा इम्यून सिस्टम को हम वो कंप्रोमाइज करते हैं स्टीरॉयड। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि बच्चों में जब तक बहुत जरूरी ना हो स्टीरॉयड को अवॉइड किया जाए, और देना भी पड़े तो डॉक्टर की मेडिकल सुपरविजन के दरमियान ही देना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर गुप्ता, बच्चों के लिए कहा जा रहा है कि एक तरीका उन पर नजर रखने का और उनकी ऑक्सीजन पर नजर रखने का वॉक टेस्ट है। थोड़ा समझा पाएं कि ये वॉक टेस्ट होता क्या है और किन स्थितियों में इस्तेमाल किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो बच्चों में वॉक टेस्ट से भी पहले हमें क्या ध्यान रखना है माता पिता को कि उनकी सांस की गति कितनी है। सबसे जो अभी जो नई गाइडलाइंस हैं उसमें भी जो माइल्ड डिजीज डिस्क्राइब की गई, दूसरी मॉडरेट और तीसरी सीवियर, तीनों में जो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेटरी रेट। अगर सांस की गति अगर उनके माता पिता पेरेंट्स अच्छे से कर लेते हैं मॉनिटर, तो आपकी काफी चीजें वहीं क्लियर हो जाती हैं। तो जो लेस देन 2 ईयर्स के बच्चे हैं उनको ये चाहिए, क्योंकि जो सांस की लेस देन 2 मंथ के जो बच्चे हैं उनकी सांस की गति नॉर्मली हम बोलते हैं 60 से कम होनी चाहिए, और जो 2 मंथ से लेके 1 ईयर तक के बच्चे उनकी सांस की गति होनी चाहिए 50 के आसपास या 50 से कम होनी चाहिए। जो 1 ईयर से 5 ईयर्स के हैं उनकी 40 से कम होनी चाहिए, और जो 5 ईयर से ज्यादा है उनकी 30 से होनी चाहिए। तो अगर माता पिता अच्छे से आराम से उनके बच्चों की सांस की गति को चेक कर लेते हैं तो उससे पता लग जाता है कि वो निमोनिया है या नहीं। अगर इन बच्चों की इस एज कैटेगरी में सांस की गति तेज चल रही है तो इसका मतलब उनको निमोनिया हो रहा है और उनको तुरंत डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। खास करके जो 12 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनमें हम 6 मिनट का वॉक टेस्ट करते हैं, वो भी बड़े लोगों की निगरानी में करते हैं। इसमें हमें क्या पता लगता है, उसका जो लंग का फंक्शन कैसा है, लंग्स में ऑक्सीजनेशन कैसा हो रहा है, हार्ट की स्थिति क्या है, उससे हमें पता लग जाती है। तरीका ये है कि बच्चे की उंगली में जो नॉर्मली जो हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं उसको लगा देना चाहिए। लगाने के बाद बच्चे को बोलते हैं कि घर में 6 मिनट तक वॉक करेगा। अगर बच्चे का उस दौरान ऑक्सीजन सेचुरेशन 94 से कम हो रहा है, या जो बेसिक जो चेक किया था जैसे 98 था और उसमें 3 से 5% का ड्रॉप होता है, तो हम मानते हैं कि बच्चे को इसका मतलब है लंग का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। उसका हो सकता है जो ऑक्सीजनेशन जितना लंग्स के अंदर होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, या चलने पे बच्चे को सांस फूल रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, तो इसका मतलब बच्चे की स्थिति ठीक नहीं है। और ये टेस्ट को हम पॉजिटिव बोलते हैं, वॉक टेस्ट को। उसके तुरंत बाद डॉक्टर को दिखाना चाहिए और बाकी टेस्ट भी कराने पड़ सकते हैं। जी डॉक्टर सिंह, जाते जाते आपसे ये जानना चाहेंगे कि बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए वैक्सीन की को लेकर क्या उम्मीदें हैं? देखिए, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या कनाडा गवर्नमेंट हो, यूएसए एंड यूके ने भी 12 साल से ऊपर के बच्चों को शुरू कर दिया है वैक्सीनेशन। बाकी जो 6 साल से 15 साल के बच्चे हैं उनमें ट्रायल बहुत सारे कंट्रीज में चल रहा है, और हमारे यहाँ भी जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि ट्रायल शुरू हो गया है बच्चों में। लेट अस सी इसका रिजल्ट क्या आते हैं। होपफुली अच्छे रिजल्ट आने चाहिए। तो 6 साल से ऊपर के बच्चों में तो वैक्सीन, मुझे लगता है कि ट्रायल के जैसे रिजल्ट आएंगे तो जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है कि 6 साल से छोटे बच्चे हैं
अभी तक देखा गया है कि उनमें ऐसा ज्यादा सीवियर नहीं होता है इन्फेक्शन। तो मुझे नहीं लगता है कि उनके लिए उनके पेरेंट्स जी। को या पॉपुलेशन में हमारे पब्लिक को कोई ज्यादा चिंता होनी चाहिए। जैसे कई बार हम लोग कहते हैं थर्ड वेव होगी, उसमें बच्चे ये हो जाएगा, तो ये कई बार कुछ चीजें ऐसी भ्रामक होती हैं जिससे लोग बड़े डरे हुए हैं। बट मेरा मानना यह है कि देखिए, जब भी चेन टूटेगी और जब इम्यूनाइज हो जाएंगे हमारे 60 to 70% लोग, चाहे वो एडल्ट हों चाहे कोई भी हो, तो रिमेनिंग जो 30% है, वो चाहे बच्चे हों या जो भी नौ एडल्ट भी होंगे, तो वो प्रोटेक्ट ऑटोमेटिकली, हमारा साइकिल ब्रेक हो जाएगा। तो वो वैक्सीनेट हमको एडल्ट्स को अगर हम कर देते हैं तो बच्चे हमारे बिल्कुल ऑटोमेटिकली सुरक्षित हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम टीका लगवा लेते हैं तो हमारे बच्चों को उसकी प्रोटेक्शन मिल जाएगी, एक तरीके की एक्सटेंडेड प्रोटेक्शन मिल जाएगी। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि बच्चों को आप किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद देखिए एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया। एनडीटीवी और गूगल की मुहिम वैक्सीनेट इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कोविड के टीके का असर क्या होता है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व सचिव हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से। डॉक्टर मलिक, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि कितना असरदार हैं जो टीके इस वक्त हमारे पास हैं, वो कितने असरदार हैं इस वायरस के खिलाफ? देखिए, ये टीके बहुत असरदार हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं अपने अस्पताल में शुरुआती दौर से, जब से वैक्सीनेशन प्रोग्राम हिंदुस्तान में शुरू हुआ है, तब से हम लोग टीके दे रहे हैं। हजारों टीके दिए हैं। ये टीके बहुत ही अच्छे हैं, कारगर हैं। तीनों के तीनों टीके, इनके साइड इफेक्ट्स नहीं है। पहली चीज तो ये कि टीके बिल्कुल सेफ हैं। दूसरी चीज है, ये कारगर पूरे हैं। कारगर कैसे हैं? इनका प्रोटेक्शन रेट 100% नहीं है, जो कि किसी भी वैक्सीन का प्रोटेक्शन रेट जो है वो 100% नहीं होता। इनका भी 100% नहीं है, 70-80% के करीब ये प्रोटेक्शन करेंगे। लेकिन अगर ये टीके लगे हुए हैं और उसके बाद बीमारी होती है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपकी इस बीमारी से मृत्यु हो या ये बीमारी आपको सीरियस करे। उस वजह से ये टीके बहुत कारगर हैं। ऑलमोस्ट 99 to 100% की प्रोटेक्शन देते हैं एज फार एज दी डेथ फ्रॉम कोविड इज कंसर्न। कोविड हो सकता है टीके लगने के बाद भी, उसकी संभावना भी बड़ी कम है, लेकिन अगर होता है तो उसमें सीरियस नहीं होगा। और तीनों टीके जो हैं बहुत कारगर हैं, बहुत अच्छे हैं। हमें ले लेना चाहिए जहां पर भी अपॉर्चुनिटी मिले, जो भी टीका मिले, इसमें से कुछ भी चूज करने की जरूरत नहीं है, हमें ले लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, कई लोग ये कहते हैं कि बार बार खबरें आती रहती हैं कि नया वेरिएंट आ गया, नया वायरस हो गया। अगर वायरस इतना बदल रहा है तो वो कहते हैं कि फिर टीका क्यों लगवाए, वायरस तो लगातार बदल रहा है। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उनको भी ये कहना चाहूंगा कि टीका आप लगवाइए, अब वायरस के बदलने के ऊपर ना जाइए, क्योंकि अभी तक जितने भी वेरिएंट्स आए हैं उनके ऊपर ये टीका जो है वो कारगर है। किसी के ऊपर थोड़ा कम है, किसी पे ज्यादा है। प्रोटेक्शन डेफिनेटली ये जितने वेरिएंट्स आए हैं, ये वैक्सीन जो है उनके ऊपर कारगर है। हो सकता है कुछ नए वेरिएंट्स आए जिसके ऊपर शायद थोड़ी कम कारगर हो, लेकिन अभी शोध चल रहे हैं, रिसर्चेस चल रही हैं। लेकिन रिसर्चेस में जो भी शुरुआती डाटा अभी तक हमारे पास आया, उस डाटा के हिसाब से ये टीके जो हैं, अभी तक के जितने भी वेरिएंट्स हैं, सबके ऊपर ये टीके अभी इफेक्टिव हैं। और वायरस जो है अपना रूप प्रतिरूप चेंज करता रहता है। अगर ये अपना प्रतिरूप बहुत ज्यादा चेंज करेगा तो टीका भी चेंज कर देंगे उसके हिसाब से। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है, उस स्थिति में मौजूदा टीके जो हैं, ये इन नटशल अगर मैं बताऊं तो ये जो मौजूदा टीके हैं, ये सारे वेरिएंट्स के ऊपर इफेक्टिव हैं। हो सकता है कुछ नए वेरिएंट्स के ऊपर इफेक्ट थोड़ा कम हो, लेकिन डेफिनेटली ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। कुछ युवा जो हैं वो टीका लगाने से हिचकिचाते हैं। उनका कहना है कि हम हेल्दी हैं, क्या जरूरत है, वो इस टीके से को अवॉइड करना चाह रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे कि युवाओं के लिए टीका कितना जरूरी है? बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है ये टीका। ये टीके से पूरी प्रोटेक्शन मिलेगी आपको। इस टीका ही एक विकल्प है हमारे पास में। इस बीमारी का हमारे पास में डायरेक्ट वायरस को अटैक करने के लिए अभी कोई सक्षम दवाई नहीं है, और जब तक इसकी कोई सक्षम दवाई नहीं आती है, ये टीका ही हमारे सामने विकल्प है। और युवाओं को तो जरूर लगवाना चाहिए।
सेकेंड वेव में हमने देखा है कि युवाओं को भी ये बीमारी ने अपने एनगल्फ में लिया है, और थर्ड वेव जब आएगी तो उसके अंदर संभवतः युवा या बच्चे या किशोरावस्था में जो हैं उनको भी शायद ये बीमारी अपने आगोश में ले। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है युवाओं के लिए। खासकर मैं ये बताना चाहूंगा, हमारे देश में अभी तक कोई भी वैक्सीन बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं है। तो जो छोटे बच्चों के माता पिता हैं, जो कि युवा ही हैं, जिनकी उम्र 30 से लेकर 45 साल के बीच में है, वो जरूर वैक्सीन लगाएं, क्योंकि अगर उनको बीमारी होती है तो वो घर जाके अपने बच्चों को बीमारी दे सकते हैं और इससे प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए युवाओं को भी ये वैक्सीन उतनी ही इंपॉर्टेंट और कारगर है जितनी इंपॉर्टेंट और कारगर ये वैक्सीन है वृद्धावस्था के लिए या जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं। बिल्कुल भी इस चीज के लिए मत सोचें, आंख बंद करके, और तीनों में से कोई भी वैक्सीन जिसकी भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप जाके वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगा लीजिए। ये वैक्सीन बड़ी सेफ हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने अपने हॉस्पिटल में हजारों वैक्सीन दी हैं और आज भी हम दे रहे हैं, और इसके कोई साइड इफेक्ट, मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। 30, 40, 50% में तो आपको पता ही नहीं चलेगा वैक्सीन हुई है, लगी है कि नहीं हुई है। और बाकी थोड़े बहुत हल्का फुल्का फीवर आ जाएगा या हल्की सी वैक्सीन की साइट के ऊपर हल्का सा समझ लो कि स्वेलिंग आ जाएगी या रेडनेस आ जाएगी। अदरवाइज कोई भी यहाँ पर वैक्सीन का कोई भी वो नहीं है इफेक्ट। जी, शुक्रिया डॉक्टर मलिक, आपने ये पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की। तो आप सब टीका जरूर लगाएं, क्योंकि ये टीका आपकी जान बचा सकता है या आपको अस्पताल तक पहुंचने से रोक सकता है। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।